Mitosis is a type of cell division in which number of chromosome remain same in daughter cell as in parent cell. इस बात का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास एक सेल है, उसके अंदर 10 क्रोमोसोम हैं, तो उससे बनने वाले डॉटर सेल के अंदर भी 10 क्रोमोसोम्स ही आएंगे। अब सोचने की बात है कि अगर सेल के अंदर 10 है तो दोनों सेल्स के अंदर 10 कैसे जाएंगे। अब अगर ये हाफ हाफ भी होते हैं तो 5 होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 10 जो होते हैं सबसे पहले अपने डुप्लीकेट तैयार करते हैं, तो ये 10 के बजाय यहाँ पर फिर 20 हो जाते हैं, लेकिन वो आपस में इकट्ठे रहते हैं। फिर जब ये 20 हो जाते हैं ना, तो फिर डिवीजन के टाइम पे वो 10 डिवाइड हो जाते हैं। 10 होते हैं वो नॉर्मली एक सेल को ज़रूरत होती है, तो दोनों सेल्स में ये फिर इक्वली आ जाते हैं, तो नेक्स्ट सेल फंक्शन के लिए रेडी होता है। इसके अलावा क्रोमोसोम्स की जब डिवीजन होती है तो 2 फेजेस में डिवीजन होती है। डिवीजन से पहले हमारा सेल ऐसे होता है, ये हमारा न्यूक्लियस है जो सेल के अंदर है। नॉर्मली न्यूक्लियस छोटा होता है, लेकिन हमने इसको जरा सा बड़ा ड्रॉ किया ताकि इसके अंदर के प्रोसेसेस को इजीली समझ सके। सेल के बाहर ये सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। ये स्ट्रक्चर होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स या फिर माइटोटिक ऑपरेटर्स बनाने में यूज होता है। ये भी अपना डुप्लीकेट तैयार करेगा और ये सेल के अंदर न्यूक्लियोलस मौजूद है। इन मेजर स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया है। बाकी सेल के अंदर और बहुत कुछ होता है, बट वो हमने ड्रॉ नहीं किया क्योंकि वो डिवीजन में इतना रोल प्ले नहीं करता। आगे जब सेल डिवाइड होगा तो सबसे पहले ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो न्यूक्लियस डिवाइड होने से मुराद क्या है? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स। ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं क्रोमोसोम्स। जब ये अपना पार्टनर तैयार करेगा, उसके बाद फिर ये 2 हाफ डिवाइड हो जाएगा और न्यूक्लियस दरमियान से कट जाएगा। तो है कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे, उसके बाद फिर सेल हाफ हो जाएगा। तो न्यूक्लियस की डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म की डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब स्टेप वाइज इनकी फेजेस क्या होती हैं और कैसे होती हैं। कैरियोकाइनेसिस को डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया गया है। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, कंटिन्यूस होता है, बट अगेन स्टडी के लिए इसको डिफरेंट डिवीजन्स में डिवाइड किया गया ताकि हमारी स्टडी इजी हो सके। कैरियोकाइनेसिस को 4 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया गया है। प्रोफेज सबसे पहली फेज है, देन मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। आप इनके फर्स्ट लेटर्स के पी मैट वर्ड भी बना सकते हैं, जिसे आपको इनका सीक्वेंस याद रहेगा। अब इसमें होगा क्या? पहले प्रोफेज है, इसमें होता है कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये हमें नजर नहीं आते। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, बिल्कुल ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर ये जो होता है ना डीएनए, ये कॉइल होना शुरू हो जाता है, ऐसे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है एक जगह पे बहुत ज्यादा सा। तो इस तरह बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को देखना मुश्किल काम है और इसको देखना आसान काम होता है। बिल्कुल वैसे ही जब क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से कंडेंस्ड फॉर्म में आते हैं, तब ये विजिबल हो जाते हैं, नजर आते हैं, और ये सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पर ही होता है। बाकी थ्रू आउट द इंटरफेस ये जो है ये अनकंडेंस्ड फॉर्म में ही रहता है। जब ये नजर आना शुरू हो जाएंगे तो ये न्यूक्लियस होगा वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, और सबसे पहले ये ऐसे हम क्रोमोसोम की प्रॉपर शेप बन जाएगी। ये जो है ये पिंच पॉइंट होता है, इसे सेंट्रोमियर कहते हैं। क्रोमोसोम जो होता है वो ऐसा बन जाता है, इस पिंच पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर में क्या होता है कि यहाँ से जो इसका सिस्टर क्रोमाटिड होता है वो इस पॉइंट से क्रोमोसोम से जुड़ा होता है। अब सिस्टर क्रोमाटिड क्या होता है? रेप्लिकेशन के दौरान जो क्रोमोसोम होगा वो अपना पार्टनर तैयार करेगा। डीएनए का जो पार्टनर बनता है वो इसी के साथ ऐसे जुड़ा रहता है। इस पॉइंट पे ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। इन दोनों को सिस्टर क्रोमाटिड्स कहते हैं। सिस्टर क्रोमाटिड्स है ये, और ये भी एक ही काउंट होंगे, 2 काउंट नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों की जेनेटिक इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेम है। तो सेल्स के अंदर भी इनके जो है वो पार्टनर्स तैयार हो जाएंगे, 2 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। नॉर्मल सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और वो सब के सब सेम फेस से गुजरे होते हैं, लेकिन इतने सारे कलेक्शन को स्टडी करना
मुश्किल काम होता है, इस वजह से हम सिर्फ 2 सेट्स को ही स्टडी करेंगे। तो प्रोफेज के अंदर जब ये बन जाते हैं तो उसके साथ ही हमारे जो सेंट्रियोल होता है ये अपना डुप्लीकेट पार्टनर तैयार करता है और इसमें से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाते हैं। डिफरेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं और ये मूव करता करता ऑपोजिट पोल तक आएगा। इसके साथ साथ एक और काम भी हो रहा होता है कि ये न्यूक्लियर इन्वेलप होती है ये डिसअपीयर होना शुरू हो जाती है, ये डिसअपीयर हो जाएगी और हमारा जो न्यूक्लियस होगा ये भी खत्म हो जाएगा। ये सब काम प्रोफेज के अंदर होगा और जब ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो साइटोप्लाज्म जो होगा वो सारे का सारा बहुत थिक हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा, ताकि इसके अंदर ये क्रोमोसोम होते हैं वो सस्पेंडेड रह सकें। हमारा सेल मेटाफेज में एंटर हो चुका है, दोनों सेंट्रियोल्स ऑपोजिट साइड पे पहुंच चुके हैं और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल खत्म हो गई है, क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर आ गए हैं। अब क्या होगा, अब काम है सेंट्रियोल्स का कि इनके बैक से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेंगे जो कि इन्हें सेल मेम्ब्रेन के साथ जोड़ देंगे ताकि इनकी पोजीशन चेंज ना हो सके। इनको कहते हैं एस्टर। ये जो बैक पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं इन्हें एस्टर कहते हैं। और फ्रंट से भी 2 तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। एक काइंड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो क्रोमोसोम को यहाँ मिड पॉइंट से पकड़ लेते हैं सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर जो क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर की पोजीशन होती है, इसके अंदर एक प्रोटीन मौजूद होती है, उस प्रोटीन को कहते हैं काइनेटोकोर। इस प्रोटीन को काइनेटोकोर कहते हैं। इसी वजह से इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि इस काइनेटोकोर से जाकर जुड़ता है, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को काइनेटोकोर फाइबर कहते हैं। इसे काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल भी कह सकते हैं। एक और काइंड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जो कि एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल तक जाते हैं। ये क्रोमोसोम के साथ इंटरैक्ट नहीं करते। इन स्ट्रक्चर्स को पोलर बॉडीज कहते हैं, पोलर बॉडीज कहते हैं। इसके अलावा इन्हें पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कह सकते हैं। जब ये सब कुछ इधर क्रोमोसोम के साथ बन जाता है, क्रोमोसोम एक लाइन में आ जाते हैं और ये डिफरेंट ऑपरेटर्स जब सेटअप हो जाता है जो कि माइटोटिक ऑपरेटर्स है, इन तीनों काइंड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को कलेक्टिवली माइटोटिक ऑपरेटर्स और इन दोनों को कलेक्टिवली स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। जब ये सारा स्ट्रक्चर बन जाता है तो ये होती है मेटाफेज की स्टेज। इसके बाद एनाफेज की स्टेज आती है। एनाफेज के बाद अब बारी आएगी एनाफेज स्टेज की। एनाफेज के अंदर इन 2 थ्रेड्स का इंपॉर्टेंट काम है काइनेटोकोर का और पोलर बॉडीज का। पोलर बॉडीज ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर देंगी, ये लंबी होना शुरू हो जाएंगी। ये बिल्कुल रॉड लाइक होती है, ये अपनी शेप को डिस्टॉर्ट नहीं करेंगी, ये सीधी रहेंगी और लंबी होने की वजह से ये सेल को दूर पुश करेंगी, जिसकी वजह से सेल सर्कल की बजाय ओवल शेप में चेंज होना शुरू हो जाएगा। इस लॉन्ग शेप की वजह से क्या होगा कि ये जो हमारे काइनेटोकोर थ्रेड्स हैं या काइनेटोकोर फाइबर्स हैं ये तो लंबे नहीं होंगे, तो ये छोटे पड़ जाएंगे इस थ्रेड की लंबाई को कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा एक और काम भी यहाँ पर होता है कि ये जो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं ये लंबे नहीं हो रहे लेकिन ये छोटे होना शुरू हो जाते हैं। छोटे होने की वजह से क्या होता है, यहाँ से इनकी ग्रिप नहीं टूटेगी तो ये इस पॉइंट से क्रोमोसोम्स को तोड़ देंगे। क्रोमोसोम्स इस जगह से अलग हो जाएंगे एक दूसरे से और अपने अपने स्पेसिफिक पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ये काइनेटोकोर फाइबर छोटे होते जाएंगे, उनके साथ साथ क्रोमोसोम्स भी अपने अपने पोल्स तक पहुंचते जाएंगे। जैसे ही अपने पोल्स तक पहुंचेंगे टीलोफेज स्टार्ट हो जाएगी। हमारा सेल टीलोफेज में एंटर हो चुका है, क्रोमोसोम्स अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स तक पहुंच चुके हैं और अब इस टीलोफेज के साथ ही एक और फेज स्टार्ट हो जाती है जिसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। इसके लिए यूज होते हैं 2 प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन हमारी मसल प्रोटीन्स होती हैं। ये मसल के अंदर क्या काम करती हैं, हमारे मसल्स को मूवमेंट में हेल्प करवाती हैं बाय कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर वो सेल मेम्ब्रेन के साथ भी सेम काम करेंगी और इसे अंदर की तरफ ऐसे पिंच करेंगी, दोनों साइड से अंदर की तरफ पिंच हो जाएगा। इस पिंच को कहते हैं क्लीवेज फुरो।
ये क्लीवेज फुरो साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने में हेल्प करती है। ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ बढ़ती जाएगी जब तक कि ये दोनों आपस में ज्वाइन नहीं हो जाते। ये होगी, ये तो साइटोकाइनेसिस की फेज साथ साथ चल रही है। तीनों के अपनी फेज में होगा क्या कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स या फिर माइटोटिक ऑपरेटस सेटअप हुआ था, ये सारा ऑपरेटस खत्म हो जाएगा, सारा ऑपरेटस खत्म होगा और जो प्रो फेज में काम हुए थे ना, वो सारे काम इस फेज में रिवर्स होंगे। क्या क्या काम थे, क्या क्या काम हुए थे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाएगी दोनों साइड्स पे, इसके साथ न्यूक्लियोलस जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा और हमारे क्रोमोसोम्स डीकंडेंस होकर अगेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएंगे और इस तरह से मजीद यहाँ पर ग्रोथ होती रहेगी इस क्लीवेज फुरो की और ये चलते चलते एक दूसरे से मिल जाएंगे और सेल दो में डिवाइड हो जाएगा। जब तक वो क्लीवेज फुरो कंप्लीटली एक दूसरे से मीट करेगी तब तक ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली बन चुकी होगी और ये डीएनए या फिर जो क्रोमोसोम भी इनविजिबल हो जाएंगे। ओके, दैट इज ऑल अबाउट माइटोसिस। अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।